तो दोस्तों जो दूसरा चैप्टर है वो है हमारे पास कोशिका एवं कोशिका संरचना। तो सबसे पहले बात आती है कोशिका क्या है। तो कोशिका को इंग्लिश में कहेंगे सेल। तो कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कहते हैं कोशिका। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी। उन कोठरियों को उन्होंने कोशा नाम दिया। यह कोशा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन, सबसे पहले नाम आ रहा है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री श्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1855 ईस्वी में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट के तौर पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विर्चो है मैक्स सूल्स की। तो मैक्स सूल्स ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहते हैं। 1884 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय की खोज की और उन्हीं के नाम के आधार पर इस उपकरण को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 ईस्वी में फेलिक फोंटाना ने की। 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। 1888 ईस्वी में वॉल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। 1883 में सिम्पर ने पर्णहरित का नामकरण किया। 1892 ईस्वी में विजमैन ने सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। जी.ई. पैलाडे ने 1955 में राइबोसोम की खोज की। डी. डवे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की और टी. बॉवेरी ने तारक काय की खोज की 1888 में। रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। बेंडा ने 1897 से 98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब बात आती है कोशिका की आकृति एवं आमाप, मतलब कोशिका कौन कौन से आकार की होती हैं और उनका साइज क्या होता है। सजीवों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं आमाप में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है जिसमें सभी जैव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार संपादित करती हैं। अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय पौधों तथा जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की हो सकती हैं। कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होते हैं, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ये कोशिकाएं घनाकार हो सकती हैं या स्तंभाकार भी हो सकती हैं। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी तथा कुछ शाखान्वित होती हैं, जैसे कि आपने तंत्रिका कोशिका को देखा होगा, उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आंखों द्वारा दिखाई नहीं देती हैं। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मतम कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। जंतुओं की पेशी कोशिका तथा जूट एवं सन जैसे पौधों के रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, यॉक भी कहते हैं और कहते हैं पितक कहा जाता है, भी एक कोशिका है। यह उपले अंडे से स्पष्ट दिखाई देती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बिना किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो 1838 में जर्मन के जो वैज्ञानिक थे एम.जे. स्लाइडेन, और 1839 में जर्मनी के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थे थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसकी कुछ बातें थी, वो जान लेते हैं हम। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अब क्या क्या अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के? पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद, तो आपको फट से ध्यान आना चाहिए कि ये कौन सा है? विषाणु है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती है एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। वायरस इज प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड अ सेल्युलर स्टेट। कोशिका के प्रकार। रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं? इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है, प्रिमिटिव कोशिकाएं। यह सरल रचना वाली कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव है।
जीवाणु कोशिका, बैक्टीरियल सेल इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। इनका आकार प्रायः कितना होता है? 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये लाइन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक, चलिए, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिल गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम और कोई भी कोशिकांग इसमें क्या होता है? अभाव रहता है उनका। केवल क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और राइबोसोम। और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्या है? हरित लवक है जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होते हैं। अब बात आती है यूकैरियोटिक कोशिका की। तो चलिए, वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों तथा जंतुओं में पाई जाती है। यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। अभी जो हमने पहले पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं था, जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में कोशिका युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या 1 से अधिक होती है। और अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या अंतर हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहला जो अंतर है वो है ये आदिम मतलब प्रिमिटिव होती है और ये कैसी है? सुविकसित है। इनमें प्रारंभी अविकसित केंद्रक होता है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं और इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्जी तंत्र, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं और ये सारी चीज़ें इनमें उपस्थित होती हैं। फिर पॉइंट 5 है, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र कहाँ स्थित होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या है? इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है। इनमें राइबोसोम 70S टाइप का होता है और इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है और इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनकी कशाभिका फ्लैजिला में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। इनके जो कशाभिका होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं की संख्या 9+2 व्यवस्था होती है। इनमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती। इनमें कोशिका द्रव्य गति क्या होती है? स्पष्ट होती है। इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इनमें उपस्थित होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, इनमें लैंगिक जनन होता है। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो है,
इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो कोशिका संरचना है, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो भाग है वो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और तीसरा जो है वो है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पर दे रखी है जंतु कोशिका, एनिमल सेल, और ये है आपकी पादप कोशिका, प्लांट सेल। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग आराम से इसके जो भी कोशिकांग हैं उनके नामों को देख सकते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि जो जीव द्रव्य है जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल होती है, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। अतः इसको क्या कहेंगे? चयनात्मक झिल्ली। मतलब ये झिल्ली, इसका कार्य क्या है कि जो कोशिका के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको अंदर रखेगी और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको बाहर निकाल देगी। और ये क्या करती है? अंदर आने और जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। इसलिए कोशिका की इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। देखिए, इसको आप लोग फिर से अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बनी होती है। ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत क्या होती है? लिपिड होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजेला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायता करती है। अब देखिए दोस्तों, इस वाले पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए कि जंतु कोशिका में ये किसके निर्माण में सहायक होती है? फ्लैजेला, सिलिया, माइक्रोविलाई के निर्माण में क्या होती है? सहायक होती है कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। तो दोस्तों, आप लोग ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि कोशिका भित्ति कैसी है? कोशिका भित्ति कड़ी है और निर्जीव है। और बात आती है अगर कोशिका झिल्ली की, तो ये कैसी थी? जीवित थी और अर्धपारगम्य थी। तो इन दोनों पॉइंट में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम में अगर आता है तो आप अच्छे से कर लीजिए। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, मैं आसानी से कर लूँगा या कर लूँगी। जब एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइम हमें ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक करिएगा। अब आने वाले जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम हैं उसमें ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा।
इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन थिकनिंग मौजूद होती है तथा यह अर्ध पारगम्य नहीं होती, सेमी परमिएबल नहीं होती। यह कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। देखिए, इसका मेन कार्य क्या है? कोशिका को सूखने से बचाना और कोशिका को यांत्रिक सहारा देना। और ये क्या करती है, जो भी हम प्लांट देखते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं। तो वो किसकी वजह से मजबूत होते हैं? कोशिका भित्ति की वजह से। अब देखिए, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा होते हैं। जो निर्जीव पदार्थ हैं, कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नहीं होते। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। अब देखिए, पहला जो कोशिकांग है हमारे पास वो है अंतःप्रदव्य जालिका। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो अंतःप्रदव्य जालिका है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती है। तो दोस्तों, जो ये यहाँ पर ये पॉइंट लिखा गया है कि कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। तो ये क्वेश्चन LT 2021 में पूछा गया था कि कौन सा कोशिकांग है जिसका विस्तार केंद्रक से बाह्य झिल्ली तक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्रदव्य जालिका। तो चलिए, ये होती है दो प्रकार की। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको SER भी बोलते हैं। इस प्रकार की अंतःप्रदव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। देखिए, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसी कारण से ये चिकनी होती है। ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, TGT PGT के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होती है वो किसका स्राव करती है? तो वो स्राव करती है लिपिड का। अब जो दूसरा प्रकार है इसका वो है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहेंगे RER। इस प्रकार की अंतःप्रदव्य जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इस प्रकार के अंतःप्रदव्य जालिका पर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। अंतःप्रदव्य जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण भाग लेती है। खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स में ये ऐड जरूर कर लीजिएगा। अंतःप्रदव्य जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात आती है हमारे दूसरे कोशिकांग की, जो है राइबोसोम। इसकी खोज की थी पैलाडे ने 1955 में। ये बहुत छोटा होता है। इसकी जो संरचना होती है, जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही दिखाई देता है। ये कहाँ पाया जाता है? अंतःप्रदव्य जालिका की झिल्लियों में या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में
बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब देखिए राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग ले रहा है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जो तीसरा कोशिकांग है वो है गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी खोज हुई है 1898 में कैमिलो गोल्जी द्वारा। साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्जी उपकरण को पादप सेल में क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसलिए जब भी डिक्टियोसोम कहीं नाम आए तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्नी की समूह की तरह होते हैं। कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुट्टिकाएं स्थित होती हैं। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है सिस्टर्नी, जो है हमारे पास वेसिकल्स। अब देखिए आगे चलिए, इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। गोल्जी कॉय की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों से रहता है। गोल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। यह लाइसोसोम एवं परऑक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। तो ये लाइन भी आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि ये क्या करता है, लाइसोसोम और परऑक्सीसोम के निर्माण में हेल्प करता है। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। तो देखिए दोस्तों, अब तक दो नाम आ चुके हैं। पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा है हमारे पास गोल्जी उपकरण, जो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनाने में हेल्प करते हैं। है लाइसोसोम। तो इसकी जो खोज हुई है वो क्रिश्चियन डी डवे ने की है 1958 में। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो ये जो पॉइंट है आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिए कि कौन इसमें ऐसे एंजाइम है जो क्या कर रहा है, जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। ये क्वेश्चन आया था LT 2021 के एग्जाम में कि कौन सा कोशिकांग है जिसका ये कैरेक्टर है। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए कि ये जनरल साइंस है। देखिए इसका एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अतः इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। यह अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यह जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है। अब जो दूसरा कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी अल्टमान ने 1890 में। यह कोशिका में पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमान ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट और बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमान ने, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया, तो ये दिया बायोप्लास्ट। और तीसरा हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है। यह कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों
के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरलयुक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है कि F1 कण कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं क्रिस्टी पर। और क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा के मैट्रिक्स में। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। इस पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं कि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 ATP क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस वो है हमारे पास लवक। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार, तस्तरीनुमा, डिस्क शेप्ड होते हैं। इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। और इनके अगर टाइप की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप है वो है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है अवर्णी, जिसमें कोई कलर नहीं है। तो यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तने हो गए। यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होता है। तो अवर्णी लवक का कार्य क्या हो गया? स्टार्च कणिकाओं, तेल बिंदु को क्या करता है? ये संग्रहित करता है। दूसरा लवक है वो है वर्णी लवक। वर्ण मीन्स होता है कलर, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है वो लवक जिसमें जो कलरफुल हो। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अब जो लास्ट लवक है वो है हरित लवक। इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि कोशिका का रसोई घर कौन है? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं जैंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से वर्णक इसमें और पाए जाते हैं। कैरोटीन और जैंथोफिल। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण है कैरोटीन। और पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु क्या होती है? उपस्थित होती है। ये आप लोग मोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा रसधानी वैक्यूल। कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके इसको करिएगा, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है कि टोनोप्लास्ट या फिर रसधानी की जो आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है, या फिर टोनोप्लास्ट किसकी आउटर लेयर होती है। रसधानियाँ छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं। इन रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं। देखिए ये पॉइंट, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस सेल से भरा होता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती हैं। पादप कोशिका में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो है तारकाय सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले बात आती है इसकी खोज की। तो इसकी खोज की है बॉवेरी ने 1888 में। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है।
यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजेला के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। तो देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसकी खोज किसने करी, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है और यह कोशिका में सिलिया एवं फ्लैजेला के बनने में भाग लेता है। तो ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तारक काय के केस में है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती हैं। यह सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजेला आदि के निर्माण में भी भाग लेती हैं। नेक्स्ट है वो है केंद्रक। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर एक छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये LD 2017 में पूछा गया है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है। अतः डीएनए की आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई हेरेडिटरी यूनिट कहते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचय तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह कुछ जीवों में कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय RNA उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो RNA हमें चाहिए होता है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, उसका निर्माण होता है केंद्रक में। तो जो ये आप लोग फिगर देख रहे हैं ये केंद्रक की संरचना है। इसमें ये जो सघन पार्ट आपको बीच में दिख रहा है ये है केंद्रिका। ये आपको यहाँ पर छिद्र नुमा संरचना दिख रही है, ये केंद्रक छिद्र है। और जो धागे नुमा संरचना देख रहे हो वो क्रोमेटिन, और ये हो गया केंद्रक आवरण, और अंदर का पार्ट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। यह कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं पाई जाती है, जबकि स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है। यह संख्या में एक या अनेक कई हजार होती है। केंद्रिका में RNA का संश्लेषण होता है। देखिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। केंद्रक के किस पार्ट में, केंद्रिका में होता है RNA का संश्लेषण। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। तो पहले बात करते हैं पेलिकल की।
गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेलिकल। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग कहलाता है मैट्रिक्स। और क्रोमेटिड्स की बात आती है तो मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमाटा। क्रोमोनिमाटा कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वे एक ही दिखाई देते हैं। क्रोमेटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। देखिए, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि जो क्रोमेटिड होते हैं वो किससे बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कसूत्र स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र को संलग्न करता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग बाहु या आर्म कहलाता है। तो ये देखिए, इस फिगर को आप लोग पॉज करके देख सकते हो। ये क्रोमोसोम की संरचना है। इसका जो शीर्ष पॉइंट है इसको कहते हैं टीलोमियर। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे पेलिकल। और यहाँ पर जो संकुचित पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है द्वितीय संकुचन। और जो अंदर का पार्ट है ये धागेनुमा, ये है क्रोमोनिमाटा। और जो ये यहाँ पर पहला संकुचन है इसको प्राथमिक संकुचन कहते हैं। और जो इसके बाद जो भी संकुचन होते हैं उनको कहते हैं द्वितीयक संकुचन। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है जिन्हें प्राथमिक संकुचन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की बाहों में प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है जिसे द्वितीयक संकुचन कहते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? टीलोमियर। प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र, ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र, मक्का के पौधों की कोशिकाओं में 20 गुणसूत्र, टमाटर के पौधों की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र और आलू में 48 गुणसूत्र। ये गुणसूत्र सदा जोड़े में रहते हैं। एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं। इस प्रकार ये दोनों क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित कहलाते हैं। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह अगुणित कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। किसमें? पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। कुछ पौधों को छोड़ के जैसे कवक, फंजी, जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। पादप कोशिका में प्रायः लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है, इसमें रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं और इसमें तारक केंद्र होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो सेल ऑर्गेनल थे, कोशिकांग थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। आप लोग इस तरह से बने रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।